औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम सामाईन, मैं मुमताज़ नज़ीर शेख संयोजक के पद को संभालते हुए आज के इस कार्यक्रम सिम्पोजियम वायलेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स मुख्तलिफ सतहों पर ताकत की खिलाफ वर्जी में आप तमाम का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम की शुरुआत हम ईश्वर वाणी और उसके तर्जुमे से करेंगे, जिसके लिए मैं मरियम को मदऊ करती हूँ। मैं उसको आमंत्रण करती हूँ कि वो आए और कुरान की तिलावत और उसका तर्जुमा इंग्लिश और हिंदी में हमारे सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू वइन तल्वू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। ईमान वालों, न्याय के साथ खड़े रहकर अल्लाह के लिए साक्षी गवाह बन जाओ। यद्यपि साक्ष्य गवाही तुम्हारे अपने अथवा माता पिता और समीपवर्तियों के विरुद्ध हो, यदि कोई धनी अथवा निर्धन हो तो अल्लाह तुमसे अधिक उन दोनों का हितैषी है। अतः अपनी मनोकांक्षा के लिए न्याय से न फिरो। यदि तुम बात घुमा फिरा कर करोगे अथवा साक्ष्य देने से कतराओगे तो निःसंदेह अल्लाह उससे सूचित है जो तुम करते हो। सच कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। I seek refuge in Allah from the rejected shaitan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Believers, be upholders of justice and bearers of witness to truth for the sake of Allah, even though it may either be against yourselves or against your parents and kinsmen, or the rich or the poor, for Allah is more concerned with their well being than you are. Do not, then, follow your own desires, lest you keep away from justice. If you twist or turn away from the truth, know that Allah is well aware of all that you do. Allah the Great said the truth. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हमें बहुत ही खुशी है कि वक्त के एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम सब जो है वो डिस्कशन सुनने के लिए जमा हुए हैं। हमारे दरमियान आज बहुत ही नॉलेजेबल स्कॉलर्स मौजूद हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर नीता साने साहिबा, डॉक्टर पल्लवी भागवत साहिबा, माधुरी शिंदे साहिबा, फिराशा शेख साहिबा और सदर महफिल बुशरा नाहिद साहिबा और हल्का ख़वातीन साउथ वेस्ट महाराष्ट्र की नाज़िमा साजिदा परवीन साहिबा मौजूद हैं। मेरी बहनों, हम सब जानते हैं कि आज से 2 दिन बाद भारतीय संविधान को अपनाए जाने की 77वीं वर्षगांठ मनाएगा और अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, केवल एक राष्ट्रीय उत्सव ही नहीं है, बल्कि ये उस दिन को श्रद्धांजलि भी है
जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। इस संविधान को कंप्लीट करने के लिए 3 साल लगे और इसको बनाने में जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, और उनके साथ जो है वो कई माननीय व्यक्ति भी थे। और बहुत ही मेहनत के साथ 3 साल में ये भारत का संविधान बना। हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान हर भारत के नागरिक को सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, इसके साथ साथ विचार अभिव्यक्ति यानी लिबर्टी ऑफ थॉट, विश्वास, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी फेथ और धर्म को फॉलो करने की का इंडिपेंडेंस, और फिर उसके साथ साथ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम आम नागरिक जो है वो इन सब से वंचित है। आज के इस सिंपोजियम में हम देखेंगे कि ताकत यानी जो लोग पावर की पोजीशंस पे हैं वो किस तरह इस देश यानी उस पावर को मिसयूज कर रहे हैं, और इस देश का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये था, यानी इस जो देश माना जाता था यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, अनेकता में एकता, है ना, ये हमारी शान थी। पूरे विश्व में भारत इसी के लिए पहचाना जाता था। तो आज हम देखें कि ये एकता जो है वो खतरे में है। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस सिंपोजियम के पहली स्पीकर जो है MS फिराशा शेख, इनको दावत देती हूँ कि वो आए और अपना टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया एम्पावरिंग वॉइसेस और ट्रैकिंग डिसेंट, है ना। बस मतलब वो सिर्फ सोशल मीडिया पर रोशनी ना डालें बल्कि ऑन द होल मीडिया पर भी वो बात करें। और ये टॉपिक जो है उसका अगर मैं हिंदी में सामान्य अर्थ बताऊं तो ये होगा कि मीडिया का यूज किस लिए करना था, और आज जो है वो मीडिया का यूज जो है वो किस तरह लोगों में भेदभाव करने के लिए किया जा रहा है। MS फिरासा शेख जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस है, एक PhD स्कॉलर है, राइटर है और रिसर्चर है। फिरासा शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी जज़ाकल्लाह है वो इंट्रोडक्शन देने के लिए। अ, तो इंशाल्लाह आज मैं इस टॉपिक पर कुछ बातें आप लोग के सामने रखना चाहूंगी। सोशल मीडिया क्या वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी विदाउट कोई डर के कि हमारे अगेंस्ट अगर हम कुछ पोस्ट करें या कुछ क्रिटिसिज्म, कोई गलत पॉलिसी हो रही है, कोई गलत एक्शन हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट अगर हम क्रिटिसिज्म पेश करें तो हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन हो जाएगा। इस डर के बगैर क्या ये एक फ्री स्पीच का एरिया है, या फिर सोशल मीडिया इस ऐसा हो गया है कि वो एक तरह से एक वेपन या एक टूल बन गया है, जो भी सत्ता में है, पावरफुल लोग हैं, दूसरों के ऊपर उनके फ्रीडम, उनके राइट्स को हटाने के लिए। तो ये दोनों, सो व्हाट इज इट बिकमिंग अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट और इज इट बिकमिंग अ टूल ऑफ आवर सप्रेशन? तो बिफोर इससे पहले कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, मैं मीडिया एज सच इस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी। सो आई एम श्योर आप सबने ये कोटेशन सुना रहेगा। कई मर्तबा इसे रिपीट किया जाता है कि मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत, उसके 3 पिलर होते हैं। ये हम सब ने स्कूल में, कॉलेज में सीखा होगा: जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड
एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट जहाँ पर लॉज बनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, एंड देन एग्जीक्यूटिव जो के है सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफिस, मिनिस्ट्रीज, पुलिस, एटसेट्रा। तो ये हमारे डेमोक्रेसी के थ्री पिलर्स है, और मीडिया जो है इसे कहा जाता है कि ये अनऑफिशियली ये फोर्थ पिलर है, क्योंकि ना सिर्फ ये तीन पिलर्स के बारे में मीडिया में इंफॉर्मेशन मालूमात देता है, बट ऑल्सो मीडिया हमारे ओपिनियंस फॉर्म करता है। सो नॉट जस्ट कि हम क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन नॉट जस्ट द व्हाट एंड व्हाई बट द हाउ। ये हमने ये जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं दुनिया में या हमारे मुल्क में, तो हमने इसके बारे में क्या ओपिनियन रखना चाहिए। तो इस तरह से मीडिया बहुत एक पावरफुल और इम्पोर्टेंट चीज होती है। एंड हाँ, इंडिया में हम देखते हैं कि तो एंड नॉट जस्ट इंडिया, दुनिया भर में मीडिया का एक पहले एक ट्रेडिशनल और मेन स्ट्रीम मीडिया का एक दौर रहा, और अभी लास्ट 10 इयर्स में हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट, बिकॉज ये क्योंकि ये कहा जाता है कि ये इंटरनेट एज है, तो अभी इंटरनेट और सोशल मीडिया वो बहुत ही इम्पोर्टेंस और से आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। तो सो ट्रेडिशनल और मेन स्ट्रीम मीडिया जो था, तो हमारे मुल्क में सिंस इंडिपेंडेंस से लेके 80s और 90s के डेकेड्स तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, तो प्रिंट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, तो ये मोस्टली स्टेट कंट्रोल्ड या पब्लिक फंडेड, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग था, तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। तो आपने सुना रहेगा दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, और अभी भी है, बट ऑल इंडिया रेडियो स्पेशली अभी भी ये चैनल है, और टेलीविजन भी फॉर एग्जांपल वो भी अभी प्राइम टाइम शोज अभी भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्योंकि इंटरनेट आ गया है तो उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी पहले के कंपेयर में थोड़ी सी कम हो गई। बट मेन डिफरेंस ये है कि पहले ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, और ये जो न्यूज चैनल थे वो ज्यादातर जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नैरेटिव है वो ज्यादातर पेश करते थे। फिर जब 90s ऑनवर्ड्स में जब हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस आए, आई एम श्योर आप सबने ये फ्रेज सुना रहेगा, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इससे ये हुआ कि कॉरपोरेट्स और कॉरपोरेशन का जो पावर है वो काफी इंक्रीज होना शुरू हुआ, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो मार्केट्स है वो ग्लोबलाइज होना शुरू हुआ। तो इससे ये हुआ, इसका इफेक्ट मीडिया पे ये था कि मीडिया अभी ज्यादातर मार्केट ड्रिवन हो गए और कंज्यूमरिस्ट और कॉरपोरेट्स के कंट्रोल में आ गए। जो भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, अगर आप उनकी ओनरशिप जाकर देखें तो वो जो भी बड़े आज की बिजनेस कंपनीज है उनके स्टेक्स है या स्पॉन्सर्ड डोनेटेड है। और फिर उसके बाद इंटरनेट एज आया, यूट्यूब, मीडिया चैनल्स, एंड देन सोशल मीडिया, जो लास्ट 5-6 इयर्स में तो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। तो और हम देखते हैं कि ये और स्पेशली लास्ट फ्यू इयर्स में हम ये देख रहे हैं कि जो जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक जर्नलिज्म और मीडिया के कुछ स्टैंडर्ड्स और एथिक्स होते हैं, जैसे न्यूट्रलिटी, कोई भी एक साइड को ज्यादा बायस नहीं होना चाहिए, एकदम न्यूट्रलिटी से जो फैक्ट्स है उसे एज फैक्ट्स प्रेजेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली चीजों को पेश किया जाना चाहिए, नॉन पार्टिसन जिसको कहेंगे हम तरीके से। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पूरा ऑपोजिट हो रहा है अभी फिलहाल। हम जो मीडिया इकोसिस्टम में है, जो हमारा पॉलिटिकल क्लाइमेट बन चुका है, वो ऐसा हो चुका है कि एकदम ही सेंसेशनलिस्ट, बायस्ड और हमेशा कम्युनलाइज्ड एंगल, हर चीज में उसका कम्युनल एंगल देकर पेश करना। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो आई फील कि हम सब ने पढ़ना चाहिए, और ये हमें जो मीडिया और सोशल मीडिया
के साथ जो भी मसले ये हमको और ये कैसा प्रोपेगेंडा हाउ इट वर्क्स, तो ये समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ये बुक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया। इसके दो ऑथर्स है जो यूएस में बहुत ही फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट और थियरिस्ट है, एडवर्ड हर्मन एंड नोएम चॉम्स्की। तो बेसिकली इन्होंने ये बुक में ये बताया कि मीडिया जो है वो कभी ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स को रिपोर्ट नहीं करती है। उनकी जो भी रिपोर्ट, मीडिया जो भी रिपोर्टिंग करती है वो 5 फिल्टर्स के थ्रू उसे पास करना होता है। और ये 5 फिल्टर्स क्या है? फर्स्ट इज ओनरशिप, सेकंड इज एडवर्टाइजिंग, थर्ड इज सोर्सिंग, फोर्थ इज फैक्ट, एंड फिफ्थ इज आइडियोलॉजी। सो फर्स्ट ओनरशिप, जैसे मैंने अभी जस्ट मेंशन किया कि आज अगर हम देखें जो भी मेजर मीडिया कंपनीज के डोनर्स और स्पॉन्सर्स और स्टेक्स रखने वाले कौन है, तो वो हम देखेंगे कि जो भी बड़े बिजनेसेस है वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में वो मीडिया हाउसेस के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई न्यूज है जो फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन से रिलेटेड या वाटर पॉइजनिंग हो रहा है या क्रॉप्स एग्रीकल्चर में पॉइजनिंग हो रहा है, तो अगर उस पर कोई रिपोर्टेज होना है तो वो, अगर वो उससे जो बिजनेस है या कंपनी है उसका अगर उनकी जो रॉन्ग डूइंग है, इलीगल प्रैक्टिस अगर एक्सपोज हो जाएंगे, तो फिर वो ऑब्वियसली वो स्टोरी को पब्लिश होने नहीं देंगे। तो ये सबसे पहला मसला होता है कि ओनरशिप ही मीडिया की, लाइक आर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, बाय एंड लार्ज इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। ये सबसे पहला बड़ा मसला है। फिर दूसरा मसला होता है एडवर्टाइजिंग का। आजकल हम देख रहे हैं इवन इंडिपेंडेंट मीडिया भी वो एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड होती है रेवेन्यू के, रेवेन्यू और फंडिंग के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड हो है फंडिंग के लिए, तो अगर कोई स्टोरी या कोई रिपोर्टिंग जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है, तो वो क्यों उसे फंडिंग करेंगे? तो ये मसला होता है ओनरशिप और एडवर्टाइजिंग, लाइक रेवेन्यू का, ये मीडिया का बहुत बड़ा मसला है। फिर तीसरा जो है सोर्सिंग। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज है, खास करके हम देखते हैं प्राइम टाइम मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स भी, वो उनको जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है ये इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो प्रेस ब्रीफिंग्स हो या इंटरनल इंफॉर्मेशन, अंदर की बात, लाइक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तो उसे हासिल करने के लिए उनको गवर्नमेंट के अंदर जो भी है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, सिविल सर्विस के लोग हो, तो उनसे उनको एक रिलेशनशिप्स रखना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि फिर जब अगर कोई न्यूज ऐसी आए जो कोई पॉलिटिशियन को या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को रॉन्ग लाइट में और लाइक नॉट वेरी गुड अगर उन्हें प्रेजेंट करती है, लाइक नॉट उनके जो भी, फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ अगर गलती की हो या कोई लॉ वायलेट किया हो, तो फिर वो उसके अगेंस्ट फ्री, मतलब ऑब्जेक्टिवली नहीं रिपोर्ट कर सकेंगे, बिकॉज फिर उसके बाद उनका जो एक्सेस है गवर्नमेंट, तो वो खत्म हो जाएगा। फिर वो उनके फिर वो अपनी मीडिया कंपनी कैसा चलाएंगे? तो दिस इज द थर्ड इशू, दैट मीडिया इज डिपेंडेंट ऑन द powerful sources for their information. The media is not getting their information independently, they are completely dependent on government itself for the information. एंड देन ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट क्यों अपनी इंफॉर्मेशन देगी जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, वो उसमें फिर एक एलिमेंट ऑफ बायस जो है वो आ ही जाता है। एंड लास्टली इज आइडियोलॉजी। तो ये जो हम देख रहे हैं आजकल के, कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, चाहे वो आइसोलेटेड इंसिडेंट भी हो, लेकिन इस पे कोशिश होती है कि इस पे कम्युनल एंगल दिया जाए और इसे एक्सप्लॉइट किया जाए लोगों के सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करने और इमोशंस
स्टर अप करने, हर चीज को सेंसेशनलाइज करने। और ये जो आइडिया हमारे माशरे में बहुत ही जोर से, बहुत ही एफर्ट से इसे एकदम कायम करने की कोशिश हो रही है कि एक कॉमन एनिमी होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक कम्युनिटी को, वो पूरे सबकी कॉमन एनिमी है, और यही लोग सबके प्रॉब्लम्स के कॉज है। तो ये मसले हैं मीडिया, ट्रेडिशनल और मेन स्ट्रीम मीडिया के। और सोशल मीडिया, अगर इफ वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, इट इज द थिंग इज, even though at first it was, it was a very powerful tool for going against the mainstream media, यानी कि कई सारे स्टोरीज होते हैं, स्पेशली हम रिसेंट 2-3 साल में देखते हैं जहाँ पर भी दुनिया में जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो सोशल मीडिया हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बिकॉज जैसे ये हमने 5 रीजन मेंशन किए, उसके वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में ऑब्जेक्टिवली रिपोर्टिंग नहीं कर रही थी। तो जो लोकल लोग हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, जिनको जो वो तकलीफ से गुजर रहे हैं वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के, तो सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, बिकॉज वो अपने असलियत को और सच्चाई को वो पूरी दुनिया को लाइक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे बता सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। एंड थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों के अंदर अवेयरनेस आने लगा कि देखो ये कंट्री या ये एरिया में ये ऐसा ऐसा चल रहा है, एंड उसके जरिए से लोग फिर ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह भी मोबिलाइज कर सके और डोनेशन दे सके। तो ये सोशल मीडिया फिर एक जहाँ तक वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात है, इंसानों के लिए फिर वो एक लाइफ और डेथ का मसला हो जाता है। मतलब दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया इज बिकम। लेकिन इसका अनफॉर्चुनेटली डार्क साइड भी है, ये है कि चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्राइम टाइम चैनल्स पे, हम देखते हैं कि एकदम ही इरेलेवेंट इश्यूज जो लाइक एक पॉलिटिशियन ने कहाँ कौन से कंट्री विजिट किए या उन्होंने कौन से आउटफिट पहने, लाइक एकदम ही इरेलेवेंट इश्यूज को बहुत बड़ा करके बताते हैं। या तो वैसा करेंगे प्राइम टाइम चैनल, या तो फिर वो ये करेंगे कि जैसा हमने सेंसेशनलाइजेशन की बात की, लाइक कोई भी इंसिडेंट है उस पर कम्युनल स्पिन देकर उसे एकदम बड़ा चढ़ाकर बताएं। एंड न्यूज प्रिंट मीडिया की जहाँ तक बात है, वो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एडवर्टीजिंग वगैरह, जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी न्यूज है वो हम देख रहे हैं कि आजकल स्मॉल कॉलम्स में या बैक पेजेस में, जहाँ पर लोग ज्यादा वहां तक पेजेस टर्न करके पढ़ते नहीं, और एकदम जो इरेलीवेंट न्यूज है, जैसा कोई सेलिब्रिटी इवेंट हो गया या कोई पॉलिटिशियन ने कंट्री विजिट किया, तो वो एकदम फ्रंट पेज पे आएगा। बहुत रेयरली हम देखते हैं कि मीडिया चैनल्स या न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो ऑनेस्टली और ऑब्जेक्टिवली इम्पोर्टेंट इवेंट्स को ज्यादा फोकस कर, इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो कॉमन लोगों के को फेस कर रहे हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन रिसेंट, अगर सबसे रिसेंट एग्जांपल दिया जाए तो स्टूडेंट्स के इश्यूज, वर्कर्स के इश्यूज, इस पर फोकस बहुत ही हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत देयर आर वेरी फ्यू मीडिया कंपनीज और चैनल्स दैट आर फोकसिंग ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट पीपल। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कम्प्लीटली या तो इरेलेवेंट इश्यूज या तो कम्युनल और सेंसेशनलाइज्ड इश्यूज पर फोकस कर रही है। तो और सोशल मीडिया की बात जहाँ तक है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया का हमने देखा मसला है कि वो कॉर्पोरेट्स और या तो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होते हैं। सोशल मीडिया का मसला ये है कि बिकॉज दे आर, आपने न्यूज में देखा रहेगा, मेटा जो प्लेटफॉर्म है वो कई बार उस पे कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज आर्टिकल्स आए कि उसके जो भी कॉरपोरेट ओनर्स है या जो भी सीईओज है और जो भी ये बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इंचार्ज है, उन लोग हमेशा हम देखते हैं, चाहे वो यूएस हो या इंडिया हो, और जो भी सत्ता में जो भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम पावर में है, उनके साथ वो एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं, और जो भी समाज में एग्जिस्टिंग बायसेस है
उसे और बड़ा चढ़ाते हैं। तो मतलब समाज में ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली है लोगों के अंदर बायसेस, प्रेजुडिसेस। तो सोशल मीडिया एक, इस पे कई बार रिपोर्ट किया गया है कि उसका बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि एक कुछ एल्गोरिदम को। तो कुछ कंटेंट रहेगा जो आपको बार बार जबरदस्ती दिखेगा, हालांकि आपने उसे आपने नोटिस किया रहेगा। आप अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा कंटेंट रहता है, आपने अगर एक बार भी उसे व्यू कर दिया या किसी और ने आपको भेजा, तो फिर उसी कंटेंट आपको बार बार आएगा। तो ये एल्गोरिदम का जो मैनिपुलेशन है एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर आइडिया स्प्रेड करने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली इसको एल्गोरिदम्स को जो आजकल एक जो टर्मिनोलॉजी आ गई, एल्गोरिदम ऑफ हेट, तो ये हेटफुल मैसेजेस को गलत और फेक न्यूज को स्प्रेड करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि दोनों साइड्स है। एक तरह से सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट tool है to bring attention to the real issues, but at the same time it is because it is under the control of all these corporate companies and those big billionaire controlled companies, it is also being used for the negative things and also being used to जो भी समाज में ऑलरेडी जो बायसेस है उससे और वर्स करना। तो यहाँ हम ने बिकॉज हमारे आज की मीटिंग का लार्जर, जी बाजी। वक्त खत्म हो गया आपका। यस 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 फाइन। तो ये लार्जर हमारा जो टॉपिक है आज, वायलेशन ऑफ पावर, तो बिकॉज ये मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है, इसलिए हम देखते हैं कि समाज में जो भी इश्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन ये होता है कि अगर हम अनजाने में फेक न्यूज को फॉरवर्ड करें, लेकिन डिसइन्फॉर्मेशन ये होता है कि हमें पता है कि ये चीज फेक न्यूज है, बट हम फिर भी उसे मिसलीड करने के लिए, समाज में और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उसे जबरदस्ती फॉरवर्ड करते हैं। तो इस मौके, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिटीजन, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक चीज, सबसे पहली चीज ये है कि हमने कोई भी जो इंसिडेंट या न्यूज इवेंट चल रहा है उस पे हमने अपने आप को एजुकेट करना चाहिए इंडिपेंडेंटली। यानी हमने खुद से जाकर उस पे गूगल या विकिपीडिया पे उसके बारे में पढ़ना चाहिए। उस पे रिलेटेड अगर कोई अच्छे आर्टिकल्स या बुक्स या यूट्यूब वीडियोस, हमने खुद से जाकर उसकी स्टडी करना चाहिए। ना सिर्फ कि हम एक ही सोर्स पे रिलाई करें और जो भी वो उस टॉपिक के बारे में बोले हम उसे बिल्कुल विदाउट क्रिटिकली थिंकिंग हम उसे बस एक्सेप्ट करें। हमने इंडिपेंडेंटली रीडिंग, लर्निंग करनी चाहिए। और कोई भी न्यूज अगर हमको फेक न्यूज या डाउट, क्वेश्चनेबल लगे तो उसे वेरीफाई करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन। हमने जो पावर रिलेशन है सोसाइटी में, लाइक कौन पावर में है और कौन, ये एक्शन अगर जो पॉलिटिशियंस है, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है, कैपिटलिस्ट है, हम लोग अगर कुछ डिसीजन लिया, कुछ लॉ पास किया, तो ये किसको अफेक्ट होगा, ये चीजें हमने माइंड में रखना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आज बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म हम देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो या सोशल मीडिया पर, जो इंडिपेंडेंटली लोगों, कॉमन लोगों को जो इश्यूज अफेक्ट हो रहे हैं उस पे अच्छे से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको हमने इंडिपेंडेंट मीडिया टू, in order to be independent it has to be funded and supported by common people। तो इससे हम सोच सकते हैं इन्हें डोनेट करना और इनको सपोर्ट करना। एंड वी शुड बॉयकॉट द प्लेटफॉर्म दैट स्प्रेड हेट। अगर कोई चैनल है या कोई और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली सिर्फ हेटफुल कंटेंट स्प्रेड कर रहा है, तो हमें उसे ब्लॉक, रिपोर्ट, बॉयकॉट करना चाहिए। और कोई भी न्यूज आइटम या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ओपिनियन है, उसे शेयर करने से पहले, रिपोस्ट करने से पहले उसे क्रिटिकली एनालाइज कर ये करना चाहिए। सो because this is Republic Day and we are talking about constitution and about violation of power, so this is not, हमने ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ कुछ लोगों या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कॉमन सिटीजन। तो ये बस कुछ बातें थी ये इस टॉपिक पर। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर हियरिंग।
जज़ाकल्लाह खैर फिराशा शेख साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और हमने देखा कि मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टेज जो है वो है और पब्लिक ओपिनियन शेप करने में मीडिया का कितना बड़ा हाथ है। लेकिन अफसोस ये है कि आज का मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, बल्कि कॉरपोरेट्स ने इसको खरीद लिया है और जो वो चाहते हैं वैसे न्यूज़ और मैसेजेस वगैरह जो है वो सब आते हैं हमारे सामने। और हमको जो है वो फिर आशा ने ये भी बताया कि हमारा क्या रोल होना चाहिए, है ना। हम फेक न्यूज़ को जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करें। उसको फॉरवर्ड करने से पहले हम देखते हैं कि ये ऐसी वीडियोस और मैसेजेस वगैरह जो सर्कुलेट होते हैं उससे कितना जो है वो आजकल हेट जो है वो आपस में जो है वो लोगों के फैल रहा है। अब जो है मैं अ, माधुरी शिंदे साहिबा को निमंत्रण दूंगी कि वो आए और अपने टॉपिक पर जो है वो अपने विचार जो है वो प्रकट करें। इनका टॉपिक है वुमेन माइनॉरिटीज एंड द अनइक्वल इम्पैक्ट ऑफ पावर अब्यूज, महिलाएं, अल्पसंख्यक और सत्ता के दुरुपयोग का असमान प्रभाव। माधुरी शिंदे साहिबा जो है वो मराठी लिटरेचर में इन्होंने एमए किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अंबेडकरी थॉट्स में इन्होंने हासिल किया है और मास्टर ऑफ सोशल वर्क जो है वो भारतीय विद्यापीठ पुणे से इन्होंने किया है। और ये जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस एक्टिविस्ट है। देखिए आजकल के दौर में अब ये भी कितना ज़रूरी हो गया है कि लोगों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयर किया जाए कि हम जो है वो 77 साल हो चुके हैं हमारे आज़ादी के लिए, लेकिन हम आज तक ये नहीं जानते कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको क्या-क्या राइट्स दिए गए हैं। मैं माधुरी शिंदे साहिबा को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात हमारे सामने रखें। मुमताज जी धन्यवाद। मैं आप सभी को दोस्ती जिंदाबाद कहना चाहती हूँ। आज का जो विषय है वुमन माइनॉरिटीज एंड द इक्वल इन अनइक्वल इम्पैक्ट ऑफ पावर अब्यूज, इस विषय को मैं आगे दोहराना चाहूंगी। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकार की आत्मा से जुड़ा हुआ है। सत्ता का दुरुपयोग और उसके महिलाओं को और अल्पसंख्यक समुदाय पर जो असमान प्रभाव हमें दिख रहा है वो किस तरीके से हमें दिख रहा है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पार्ट में देखेंगे आगे चल के। वह है जैसे कि जब वही सत्ता अपने आप बुरी नहीं होती। वैसे तो मैं पहले ये कहूंगी कि सत्ता अपने आप बुरी नहीं होती, लेकिन जब वही सत्ता जज्बाजदेही से मुक्ति हो जाती है तब वह उत्पीड़न, हिंसा और न्याय का हथियार बन जाती है। इतिहास हमें पता है, इतिहास कहता है, इतिहास बताता है कि सत्ता के दुरुपयोग का सबसे ज्यादा शिकार कौन रह चुका है। तो वो वही लोग हैं जो समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में कमजोर होते हैं। उसमें कौन आते हैं? तो उसमें महिलाएं और अल्पसंख्यक घटक उसमें आते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, हम लगातार देखते आ चुके हैं कि बहुत सारी जितनी भी घटनाएं घटती है उसमें किसके ऊपर उसका परिणाम होता है? तो वो है, पहली घटक है महिलाएं और दूसरी विविध जाति धर्म की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ज्यादा परिणाम होता है, और नीची जाति के जो लोग होते हैं उनके ऊपर हमें इसका प्रभाव दिखता है। इसमें हम तीन टॉपिक, इस मुद्दे को हम तीन टॉपिक में देखेंगे। अधिकारियों द्वारा हिंसा, उत्पीड़न। एक मिनट है मैम, प्लीज एक मिनट। सॉरी मैम, मैं आगे ये बात लेके जा रही हूँ। अधिकारियों द्वारा हिंसा और उत्पीड़न को हम कैसे देखेंगे? तो पहले है कानून और व्यवस्था बनाने रखने वाले जो लोग हैं उन्हीं के पास से ही इस बारे में हिंसा दिखाई देती है। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। जैसे कि पुलिस है, प्रशासन है, सुरक्षा बल है, ये सभी लोग बहुत सारी जगह पे हमें दिखाई देता है कि वो अपनी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं
वो पीड़ित के पास, जब पीड़ित उनके पास शिकायत लेके जाती है, तब वो उनका उनका जो सत्ता है, उनकी जो ताकत है, उसका दुरुपयोग हमें दिखाई देता है। जैसे कि महिलाओं के साथ हिरासत में दुर्व्यवहार करना, अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय पर झूठे मुकदमे चलाते हैं, विरोध किया या शिकायत करने पर धमकी देते हैं और प्रताड़ना भी करते हैं। ये सब सत्ता के दुरुपयोग के बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि एक कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाती है, तो उसको वैसे ही बिठाया जाता है बहुत टाइम, या उसको धमकी दी जाती है, तू ऐसे करेंगी तो तेरे घर पे हम क्या बोलते हैं उसे, तेरे घर पे हम जो जितने भी बच्चे हैं या कोई कमजोर आदमी है, उसको हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उनको मार डालेंगे। ऐसे बहुत सारे घटना हमें दिखाई देती है। अ, आगे चल के हमें पता चलता है कि ये सब सत्ता के दुरुपयोग के उदाहरण है। कई बार पीड़ित इसलिए चुप होते हैं क्योंकि उन्हें बदले की कार्रवाई से डर लगता है, न्याय प्रणाली पर से भरोसा उठ रहा है उन लोगों का, और समाज अक्सर पीड़ितों को ही दोषी ठहराता है, इसलिए कोई लोग न्याय के ऊपर बात करने के लिए नहीं मांगते। यही मुद्दे को दूसरा मुद्दा है यौन शोषण, यानी अधिकार। इसमें हम देखेंगे तो अधिकारी या सेवा देने वाले लोग इसके बदले में यौन शोषण की मांग करते हैं। जैसे कि सत्ता का दुरुपयोग के सबसे घिनौना ये रूप होता है, नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफर या योजना के लाभ देने के लिए बहुत सारी जगह पे यौन शोषण हो जाता है। पुलिस केस में राहत के लिए जांच रोकने के नाम पर यौन शोषण होता है। दूसरी जगह पे शिकायत दर्ज करने के लिए भी महिलाओं से मांग की जाती है यौन शोषण, यौन संबंध की। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए यह ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो दो जगह से पीड़ित होती है। एक तो ये वो महिला है, और दूसरी बात यह है कि वो अल्पसंख्यक महिला है। वो दोहरी भेदभाव की शिकार होती है, लिंग की पहचान पर भी उसकी लिंग की पहचान, और दूसरे है वो अल्पसंख्यक घटक है। ये दोनों बाजू से वो पीड़ित हो जाती है। यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं होता है, बल्कि संस्थागत विफलता का संकेत होता है। तीसरा मुद्दा है सत्ता से जुड़े अपराधियों का संरक्षण। ये सबसे बहुत चिंताजनक मुद्दा है। हम देखते हैं कि जहां पे सत्ता होती है, वही लोग बलात्कार पीड़ित, उत्पादित और जो अपराधी है, वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं। जैसे जब बलात्कारी, यौन पीड़ित और हिंसा अपराधी यदि सत्ताधारी दल प्रभावितशाली लोगों से ही जुड़े हैं, तो उन्हें कानून से छूट मिल सकती है। एफआईआर दर्ज नहीं होता है, जांच धीमी धीमी गति से जांच होती है, सबूत कमजोर किए जाते हैं, और पीड़ित पर समझौते का दबाव डाला जाता है। इससे समाज को यह संदेश मिलता है कि सत्ता के करीब जो होते हैं वो भी अपराध भी माफ हो जाते हैं। यह न्याय व्यवस्था को विश्वसनीय तक की गहरी चोट पहुंचाता है। और चौथा मुद्दा है जिसके हम आगे लेके जा रहे हैं, महिला और अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव किस तरीके से दिखता है। सत्ता का दुरुपयोग केवल हिंसा तक सीमित नहीं होता, यह नैतिक नीतियों और फैसलों को व्यवहार में भी दिखाई देता है। शिक्षा और रोजगार में भेदभाव, धार्मिक या जातीय पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग होता है। महिलाओं की शिक्षाओं को छोटी बात और गहरी नजरअंदाज किया जाता है। और जब सत्ता पक्षपाती हो जाती है, तब समानता केवल कागज पर दिखती है। आज जरूरत है, मुझे ऐसे लगता है कि आज जरूरत है हम यह समझे कि न्याय केवल कानून बना नहीं रहे है, बल्कि उसे निष्पक्ष रूप में लागू करने में
करके मिलता है, निष्पक्ष रूप में लागू करेंगे तभी जाके हमें न्याय मिलेगा। और ये पूरी बात रखने के बाद मैं ये हम सबको क्या चाहिए ये मैं बात आगे रखूंगी। हमें स्वातंत्र्य और जवाबदेह संस्थाएं चाहिए, पीड़ित केंद्र और न्याय प्रणाली चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों में पारदर्शिता चाहिए, और समाज की सामुदायिक आवाज हमें उठाना चाहिए। और आगे चल के हमें ये भी करना चाहिए कि जब जब तक महिलाएं और अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक कोई भी समाज खुद को न्यायपूर्वक नहीं कह सकता। ये पूरी बात रखने के बाद मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। वो ऐसे है, जब तक जिसके ऊपर अन्याय होता है वो खुद चल के अपनी बात आगे नहीं बढ़ाता या न्याय के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपने न्याय के लिए खुद को लड़ना चाहिए। हमारे लिए कोई लड़ने के लिए आएगा ये सोच हमें न्याय नहीं मिला के दे सकती है। थैंक यू मुमताज जी, मैं मेरी बात यहाँ पे खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं हिंदी में इतना अच्छे से बात कर पा रही हूँ नहीं पा रही हूँ। तो भी आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद मानना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच माधुरी शिंदे जी। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा सब समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, हमको माधुरी जी ने जो है वो बताया कि किस तरह जो है वो जो सत्ता में है, जो बड़े लोग पावरफुल लोग हैं, किस तरह वो महिलाओं का शोषण करते हैं, एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करते, गरीबों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ जो उनका व्यवहार है, ये सब हमारे सामने आया। लेकिन बात सबसे बड़ी ये आई है कि हमको जो है वो खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो हमको हक मिला है ना, उसका हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, या हमको जो है वो किसी पुलिस स्टेशन जाकर जो है वो जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है उसको रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद जो है मैं हमारी अगली स्पीकर डॉक्टर नीता साने, इनको आमंत्रण करती हूँ कि वो जो है वो आए और अपने टॉपिक पर हमें थोड़ी सी उसकी रोशनी डालें। डॉक्टर नीता साने रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड एसोसिएट प्रोफेसर है सोशियोलॉजी की, और इनको जो टॉपिक दिया गया है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिविल सोसाइटीज एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिविल सोसाइटीज पर जो प्रतिबंध लगता है वो, और संविधान का उल्लंघन। डॉक्टर नीता साने, आपको आमंत्रण करती हूँ कि वह आप अपनी बात रखें। डॉक्टर नीता साने, आप अपना माइक अनम्यूट करें। सर जी फोन लगा के देखिए क्या प्रॉब्लम है।
हाँ हाँ, अभी हुआ है, अभी 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 हुआ है अभी। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो। जी मैडम, आ रही है आपकी आ आवाज। रही है। सॉरी सॉरी। मेरा भी हिंदी इतना अच्छा नहीं है, सो फर्स्ट आई विल वेरी सॉरी, कुछ मेरा यहाँ वहाँ हो गया सब में, तो जरा आप उसको ये कर देंगे, समझ लेंगे। अ, मेरा जो विषय है कि सिविल सोसाइटी के जो राइट्स होते हैं, वो सिविल सोसाइटी के राइट्स का एबोलिशन ये कैसा हो जाता है, उसको ऊपर कैसे आज वो सिविल सोसाइटी के राइट मिलने में ही कैसे तकलीफ हो जाती है। तो पहले हमारे संविधान ने हमको जो राइट्स दिए हैं, वो धर्म हो या जात हो या लिंग हो या कोई भी अपना ये हो, उससे कोई उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। सभी को एक ही मायने में सबको कॉमन राइट्स जो है वो कॉमन राइट सबको मिलना चाहिए। ये इसका पहला ये है। तो भी आज के जमाने में हमको दिखता है कि सिविल राइट्स का जो एबोलिशन हो रहा है वो सब जिस तरीके से उसको छीना जा रहा है, उसमें से पहले ये तो है कि माइनॉरिटीज स्पेशली विमेन है या मुस्लिम्स है या सिख है या और भी कोई अलग अलग जात धर्म के लोग हैं जो माइनॉरिटीज में आते हैं, उनको बिना बताए ही उनके राइट्स छीन लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक ये हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी ऐसा हक नहीं है कि मेरे को जो हक है वो दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहाँ भी बोल नहीं रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब एक जगह ही है, सबको एक कॉमन राइट है, सबको एक समान लेवल पे सबका एक क्या हम बोले उसको रख अधिकार है सबको कॉमन रखने में। लेकिन आज मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मैं अब मेरे सामने वाला मेरे से अल्पसंख्यक है और वो मेरे मेरे ऊपर आने का कोशिश कर रहा है, या मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान नहीं रहा है, तो उसको समझाने का एक ही तरीका है कि उसको कुछ भी तरीके से उसको मारपीट करो, नहीं तो उसके हक को छीन लो, नहीं तो उसका घर डिमोलिश कर दो, उसकी जो भी राइट्स है वो सब डिमोलिश कर दो। ये आजकल जो हो रहा है उससे कॉन्स्टिट्यूशन से इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को दिया नहीं है। एक दो चार उदाहरण हम ले लेंगे कि मीन्स मेरा घर कहाँ होना चाहिए, मेरे को घर में कहाँ रहना चाहती हूँ, ये भी आज मेरे को कोई एक ऐसा ये हो रहा है कि अल्पसंख्यक समाज को यहाँ नहीं रहना, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। ये मीन्स कौन सी भी सोसाइटी में जो जो मांसाहार करते हैं या अल्पसंख्यक है, जो नॉनवेज खाते हैं या अल्पसंख्यक है, उसको वो सोसाइटी में जगह नहीं मिलती है। तो ये जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक अपहरण ही हो रहा है। मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ रह सकती हूँ, हाँ, आप लोगों ने भी अनुभव लिया होगा, शायद आपको भी पता होगा कि बहुत आफ्टर 1992 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होने के बाद एक ऐसे पॉकेट्स बन गए हैं कि जहाँ वो अल्पसंख्यक लोगों का एक पॉकेट्स ही बना दिए गए हैं कि उनको वहां ही रहना चाहिए, उन्होंने बाकी सब एरिया में आना ही नहीं चाहिए। मीन्स उन्होंने बाजार में जाके सब्जी भी कौन कहाँ खरीदनी है वो भी अभी बहुसंख्य लोग बताते जा रहे हैं। वो भी मैं कहाँ भी जाऊँ, कहाँ भी मेरे को जहाँ सब्जी खरीदनी है वहां खरीद सकती हूँ। ये मीन छोटे छोटे जो हमारे अधिकार है, वो छोटे छोटे हमारे अधिकार भी आज ये सब छीने जा रहे हैं। तो नागपुर की घटना है कि नागपुर की घटना में हमने देखा कि मीन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या लोकल बॉडीज भी हो, वो किसी को कोई भी आदेश नहीं देता है कि किसी के घर पे बुलडोजर चलाओ। लेकिन ये बुलडोजर चलाने की संस्कृति आज जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें वही है कि एक दहशत जो है वो दहशत
ये करनी है, लोगों के ऊपर एक दहशत बिठानी है कि हम जो कहेंगे वैसा ही आप सबको मानना पड़ेगा। हम बोलेंगे हम बहुसंख्यक है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हमको कुछ पता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबको एक समान अधिकार में वो धर्म पालन का अधिकार हो या रहन सहन का अधिकार हो या खान पान का अधिकार हो या क्या कल बात का अभी फर्स्ट स्पीकर हमारी जो थी उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के तरह से जो कुछ हो रहा है मीन्स हिजाब डालना है नहीं डालना है उसका अधिकार हमारा खुद का हो सकता है ना, लेकिन उसके ऊपर भी हम समझो बहुसंख्यक के स्कूल में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं तो वो नियम बना देते हैं कि नहीं हिजाब डाल के आना है तो हमारे कॉलेज में मत आना, हमारे स्कूल में मत आना। ऐसा नहीं है, जहाँ कौन से भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या कौन सी भी नौकरी की जगह हो कहाँ भी हो सबको अपने हिसाब में मैं हिजाब डाल के जा रही हूँ, मेरी आइडेंटिटी में छुपा रही हूँ ऐसा एक बोलने जा रहा है उसमें। लेकिन आइडेंटिटी छुपाने की बात नहीं है। एक कर सकते हैं कि हिजाब का भी हम अब थोड़ा एक अलग तरीके से हम देखेंगे हिजाब के तरह कि पूरा चेहरा जो हमारा है वो हम नहीं ढक के हमारा चेहरा खुला रहे और हम जाएंगे वो स्कूल में तो शायद उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो क्या होता है कि हमारा पूरा चेहरा ढकने से उनको लगता है कि हम कुछ छुपा रहे। तो थोड़ा हमने भी हम खुद में भी कुछ चेंज करना होगा, तो ये थोड़ा एक देखने का तरीका हमको भी थोड़ा बदलना चाहिए। वो भी हम सीख लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे सामने वाले ने हमको समझ लेना चाहिए ऐसा हम मानते हैं, वैसे सामने वाले की भूमिका हम भी अच्छी तरह से विदाउट एनी कुछ बहस करके या झगड़ा करके सामने वाले से झगड़ा न करके उनकी भी भूमिका जो है वो हमको भी समझ लेनी चाहिए। अभी इतना बुरा ये हो रहा है कि अभी पॉलिटिकली हम बोलेंगे तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर थी उसने हिजाब पहन के रखा था तो उसका हिजाब निकाल के आप कौन है क्या है ऐसा जो निकाला था वो उनको किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है कि आप कौन है क्या ये देखने का ऐसा तरीका नहीं है। ये एक बाजू से बराबर है क्योंकि इतनी गलत मीन बुरी तरह से महिलाओं के साथ हो या बच्चों के साथ हो चाइल्ड अब्यूज भी इतना हो जाता है स्कूल में। एक मीन मिक्स स्कूल होगी सब अलग अलग धर्म जाति के लोग वहां आते होंगे तो भी वो स्कूल में हिंदू बच्चे जो है वहां मुस्लिम बच्चा आ गया तो उसको बहुत बुरी तरह से उसको अब्यूज करते हैं मीन्स उसको ऐसे मीन्स शब्द भी ऐसे यूज करते हैं जो वर्ड यूज करते हैं कि आप कहाँ पाकिस्तान से मीन वो बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि पाकिस्तान क्या है। मीन जो चिढ़ाने वाले बच्चे हैं उनको भी पता नहीं चलता है कि हम क्या बात कर रहे हैं हम किसके साथ बात कर रहे हैं वो पता चलता है, लेकिन कहाँ घर में सुन के वो आते हैं कि ये लोग मुस्लिम है ये हमारे देश के नहीं है ये हमारे हमारे यहाँ ऐसे ही घुसे हैं तो कहीं वो घर से जो सुनते हैं वही वो स्कूल में जाके वो दूसरे बच्चों के साथ जो बर्ताव करते हैं अल्पसंख्यक बच्चों के साथ वो जात अल्पसंख्यक के जात के हो या धर्म के हो या भाषा के हो किसी की भी जात धर्म भाषा कौन सी भी हो उससे जो व्यवहार होता है वो व्यवहार अतिशय पूरी तरह से व्यवहार वो लोग करते हैं। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अब्यूज ही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को साथ ऐसा बर्ताव करने का कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन नहीं देती है तो भी ये सब हो जाता है। और उनके मीन आप यहाँ क्यों आए हमारे स्कूल में उसको आइसोलेट करना, क्योंकि जब कोई बच्चों के ग्रुप्स बनते हैं और वो बच्चों के ग्रुप्स में एक बच्चे को ऐसा खाली उसके धर्म से या जाति से या भाषा से एक आइसोलेट कर किया जाता है तो वो आइसोलेट होना उनको मानसिक तरीके से बहुत बड़ा एक हादसा होता है उनके लिए। और वो पूरी उनकी आगे की जो सब पढ़ाई होती है या उनका जो पूरे आगे उनको करना पड़ता है वो सब में उनके मन में एक ये हो जाता है कि मैं कुछ अलग हूँ क्या मैं कुछ मेरा ये देश से कुछ वास्ता है या नहीं है। ऐसे एक उसके मन में एक संभ्रम कायम तरीके से तैयार हो जाता है और हम कैसे जिए एक उनके मन में एक सतत सवाल आ जाता है कि हम कैसे जिए ये देश हमारा है या नहीं है। क्योंकि जब किसी को ये क्वेश्चन मन में आता है
कि मैं ये, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हर हर एक स्कूल में हम हमारा जो प्रेम्बल पढ़ते हैं, या हमारे पहला ये हो जाता है संविधान का प्रेम्बल एक आता है हमारे पहले बुक के पहले पेज पन्ने पे कि हम सारे भारतीय है, हम भारत के नागरिक है, फलाना है फलाना है, वो सब आता है उसमें। वहाँ सब पढ़ते हैं, वहाँ सब ये सुनते हैं। लेकिन जब पर्सनली जब एक्चुअल काम करने की जब बात आती है, या रहन सहन की जब बात आती है, या एक दूसरे के साथ व्यवहार करने की जब बात आती है, तब वो खाली लिखित रूप में जो लिखा होता है वो बाजू में रहता है, और जिसके साथ व्यवहार होता है वो अलग तरीके से व्यवहार हो रहा है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अब्यूज ही हो रहा है हमारे यहाँ। तो इसलिए मीन अलग अलग इतनी मीन अभी मैंने देखा है, क्योंकि मैं कॉस्मोपॉलिटन एरिया में रहती हूँ। कॉस्मोपॉलिटन सिटी तो है भी, एरिया भी है। हमारे यहाँ थाना में कोई थाना मोहरा ज्यादा लंबे नहीं है। तो हमारे यहाँ हमने देखा है कि जब 92 की राइड हो गई, और या बाद में उसके 84 की भी राइड हो गई, तब हमारे कम्युन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ जू भी थे, वहाँ मुस्लिम भी थे, वहाँ हिंदू भी थे, अलग अलग जाति धर्म के लोग वहाँ रहते थे। मेरे घर में कभी भी, मेरे सास ससुर 50 साल से वो एरिया में रहते थे, हमारे घर में कभी भी पत्थर नहीं आया था। लेकिन वो दिन पहली बार हमारे घर में पत्थर आया, और वो पत्थर कोई मुस्लिम ने नहीं मारा था। किसने मारा था वो भी हमको पता है, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि हिंदू के घर में पत्थर आ गया तो वो मुस्लिम ने ही मार दिया होगा, ऐसा एक मन में ये हो जाता है। लेकिन हमको पता था कि वो ऐसा हो, क्योंकि हमारे सामने जो कोई मुस्लिम लोगों के मकान थे, वो इतने सारे मकान हमने हमारे सामने हमें जलते हुए देखे थे। तो ऐसा 50 साल में हम भाईचारे से रहते थे, और वो भाईचारे से रहने के बाद ऐसा कोई करेगा हमारे साथ, या हम उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग आके हमको भड़काने का एक काम करते हैं, या भड़काने की बात करते हैं, उससे क्या गलत है क्या बराबर है, ये सोच हम थोड़े टाइम के लिए खो पाते हैं या खो देते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो सामने वाला जो बता रहा है वो हमारे धर्म का होगा, तो हम सोचते हैं कि वो जो बोल रहा है ना वो सही है। दूसरे धर्म का होगा, वो बोल रहा है ना वो सही है। लेकिन सही क्या है गलत क्या है, तो वो हम सोचने का वो एक पीरियड ऐसा आ जाता है कि वो सोचने की हमारी मानसिकता ही नहीं रहती है। और हम पूरी संविधान या घटना, हम वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे हाथ में लेते हैं, और झगड़ा करने का नहीं, वो जो वो हमको मार रहे हैं ना, तो हम भी उनको ये करेंगे। ऐसा एक जो वातावरण तैयार हो रहा है, और जानबूझ के ये वातावरण तैयार किया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की एक साजिश जो है, वो साजिश जानबूझकर बनी जा रही है। तो उससे सावधान रखना। उसके मीन्स किसी के साथ भी भड़कावे हुए बात जो चल रही है, वो भड़कावे हुए बात शांति से सुनना, वो बराबर है या गलत है, या और कुछ भी है उसमें से क्या एक्चुअली क्या ये है, क्या एक्चुअली क्या थिंग हो रहा है, किसने ये सब जानबूझ के किया है, वो समझ के उसके बाद हम हमारा बर्ताव करना अच्छा हो जाता है। नहीं तो क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बहुत सारे अधिकार तो दिए हैं, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन मानने के लिए बहुत सारे लोग के मन में कॉन्स्टिट्यूशन हमारी है या नहीं है, ऐसा एक सवाल, इतना बड़ा सवाल हर एक के मन में हो रहा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिस तरह से हमने हमारा सब व्यवहार होना चाहिए, हम सब ने जो बात मीन एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ हो। मीन मेरे बाजू में जो रहता है वो भी मेरा भाई है, और मेरे बाजू आसपास में जो रहते हैं अलग अलग धर्म के हो या जात के हो, वो मेरे भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरा हमारी एक फैमिली है। क्योंकि एक घेटो बना के, हम जो घेटो बना रहे हैं ना, वो घेटो बना के हम अलग बहुत बुरी स्थिति में फंस रहे। घेटो से बाहर आके खुली हवा में आके सबके साथ भाईचारे की बात करेंगे, तो ही हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बचा सकेंगे। नहीं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बचना
बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि अगर पॉलिटिकली हम देखेंगे तो टिकट किस मीन अल्पसंख्यक एरिया होके भी उनको टिकट नहीं दी जाती है, वहां कोई बहुसंख्यक वाला ही खड़ा हो जाता है। ये जो हो रहा है ना, उसके ऊपर भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे राइट्स का, आई मीन हमारे राइट के लिए हम भाईचारे के साथ बात करेंगे, वो भी एक अलग तरीका है। और लेकिन हम भाईचारे से बात करते हुए किसी के सामने झुकना, गलत तरीके से झुकना, ये नहीं होना चाहिए। ये भी हम ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कोई हमको झुकाने को चाहता है तो बुरी तरह मीन जबरदस्ती से झुकाना चाहता है, तो वो जबरदस्ती हम सहन नहीं करेंगे। ये हमको भी एक समझने की बात हमको माननी चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से सामने मीन अर्थ एक है कि हमको भी एक थोड़ा धीरज रखना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। हम जब किसी के साथ बात करते हैं या लड़ते हैं या भाईचारे का एक सहारा लेते हैं, तो हमें भी धीरज रखने की एक भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम जब एक अधिकार की बात करते हैं, तो सामने वाले शुरू में मानते नहीं है, लेकिन आस्ते आस्ते उनको भी पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब अधिकार किसी ना किसी को दिया है और हम वो छीन नहीं सकते हैं। इसलिए वो थोड़े शुरू में वो एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन जब हम शांति से हमारी बात रखते जाएंगे, एक बार हो या दो बार हो या चार बार हो, शांति से हम हमारी बात सामने वाले के साथ रखते जाएंगे, तो उसको कभी ना कभी तो सुनना पड़ेगा। अर्थात उसके लिए हमको थोड़ा देरी से या शांति से या सबूरी से होना सब करना चाहिए। और ये खाली किसी एक धर्म की या जात की नहीं बात होती है, सबने मिलकर ये करना चाहिए, ऐसा मेरा एक सुझाव है। मेरे बात रखने में कुछ कमियां खामियां रह गई होगी, तो इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अ, सरल ज़बान में बहुत ही अच्छे से आपने जो है वो पूरी बात रखी, और जो आजकल समाज में हो रहा है वो आपने बहुत ही आसान ज़बान में लोगों के सामने रखा और उसका हल भी रखा है। अ, हमारी एक स्पीकर जो है डॉक्टर पल्लवी भागवत, वो किसी कारण से उनके कुछ पर्सनल इशू है, उस वजह से वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो सकी। तो अब मैं जो है वो बुशरा नाहिद साहिबा जो इस मीटिंग के प्रेसिडेंशियल स्पीच देंगी, उनको आमंत्रण करती हूँ, उनको मदऊ करती हूँ कि वो आए और अपनी बात हमारे सामने रखें। बुशरा नाहिद साहिबा जो है वो एमए इन अरबिक लिटरेचर में है, और ये जो है वो मरकज़ी मजलिस नुमाइंदगान जमात इस्लामी हिंद की रुकन है, और इसके साथ जो है वो एडवाइजरी काउंसिल रुकन शूरा औरंगाबाद सिटी है। बुशरा नाहिद साहिबा, आपको मदऊ करती हूँ कि आप आएँ और अपनी बात रखें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबिलिल्लाहि वल मुस्तज़अफीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानी लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रेस्पेक्टेड साजिदा परवीन साहिबा, सेक्रेटरी साउथ महाराष्ट्र, मुमताज नजीर साहिबा, मेट्रो माविन, डॉक्टर नीता साने साहिबा, मिसिस माधुरी शिंदे साहिबा, मिस फिराशा शेख साहिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने अभी आपके सामने जो सूरे कुरान की आयत का पठन की हूँ 75, उसमें अल्लाह ताला हमसे कहता है कि आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों
औरतों और बच्चों की खातिर न लड़ो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं और अपनी तरफ हमारा कोई हामी व मददगार पैदा कर दे। अल्लाह ताला इस आयत में यही हमको फरमा रहा है कि इस तरह के जो सताए हुए दबे कुचले हैं, अकलियत है, अल्पसंख्या है, महिलाएं हैं, जहाँ कहीं परेशान है तो हम लोगों का काम है कि उनकी मदद के लिए उठ खड़े हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये जो सिंपोजियम जिस टॉपिक के तहत रखा गया है, जिसकी मेन थीम वायलेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स, यानी भारत में जो मुख्तलिफ सतहों पर ताकत की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके लिए हमको एकजुट होकर कुछ सोचना है, कुछ प्रोग्राम बनाना है। तो हमने सबसे पहले सोशल मीडिया के तहत जो सुना, मिस फिराशा साहिबा, शेख साहिबा ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत नॉलेजेबल स्पीच थी। अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाते। मिस फिराशा ने सोशल मीडिया के बारे में बहुत नॉलेज और बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्पीच दी है, बहुत कुछ बताया है। तो सही बात है कि हमको बिला वजह कोई भी पोस्ट को वायरल नहीं करना चाहिए बगैर सोचे समझे। और खौफ, यानी बाज औकात ऐसा होता है कि उससे खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी पोस्ट आती है जिसको वायरल करने में पब्लिक का फायदा हो सकता है, तो वहां पर हम डर के खौफ से रुक जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, यानी सोशल मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड करता है, नैरेटिव सेट करता है, और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है आज के माहौल में। तो हम, यानी अगर ऐसी कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट, हेटफुल पोस्ट देखे तो हमें पुलिस को मेंशन कर देना चाहिए, @ जो रहता है उसके साथ, उस टैग के साथ पुलिस को मेंशन किया जा सकता है। कोई वल्गर पोस्ट अगर आती है तो हम साइबर पर रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस के पेज पर कर सकते हैं। हमारे मुल्क की पूरी स्टेट्स जो है, उन पूरी स्टेट्स की पुलिस डिपार्टमेंट में हम रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस किसी स्टेट में हम ऐसी कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट या कोई इस तरह किसी पर जुल्म देखते हैं तो हमने रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो ये बहुत, इसका हम ख्याल रखें कि बाज औकात ये बहुत अहमियत रखता है, और अगर हम इससे रुकते हैं, खौफ में आते हैं, तो कम्युनल जो माहौल है वो उसको प्रमोट करने का काम हो जाता है। तो हमने पोलराइजेशन को हवा देने के जो भी चीजें हो सकती है उससे बचना चाहिए।
उसके बाद हमारी सिस्टर माधुरी शिंदे साहिबा ने जो महिलाओं के ताल्लुक से जो टॉपिक था उनका, अल्पसंख्याओं को लेकर के पावर का जो गलत इस्तेमाल और उसके गैर मसावी असरात है, तो बहुत ही सही बातें उन्होंने बताई है कि उसके पीछे फैक्ट, यानी जो इस तरह की पावर के गलत इस्तेमाल का जो शिकार होती है, जिनके ऊपर ज्यादती होती है, किसी भी किस्म की हो सकती है वो, किसी भी तरह का दोहरा व्यवहार हो सकता है, तो वो लोग आमतौर पे उसको पब्लिक नहीं करते हैं, और क्योंकि पब्लिक करने में उनको न्याय नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है, तो वो उसको सह लेते हैं। तो इससे और बढ़ावा मिलता है जुल्म करने वालों को, पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले और ज्यादा उसमें आगे बढ़ने लगते हैं, और बड़े पैमाने पर ये चीजें समाज में होने लगती है। और साथ ही हम देखते हैं कि ये जो चीजें यानी छुपकर होती है, अकेले में होती है, और लोग भी उसको दबा देते हैं। लेकिन आज यानी मतलब आज के माहौल में ये एक खतरनाक सिचुएशन है हमारे इस समाज की, कि अब खुलेआम ये चीजें हो रही है। जो वाकया हुए हैं, जो निर्भया है और दीगर जो लड़कियों के साथ जो वाकयात हुए हैं, हत्ता कि यानी मास्क खींच देने का मामला, तो सत्ता में बैठे लोग भी इस तरह का, यानी जहां पर नारी की सुरक्षित है, जहां नारी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां पर उनको यानी वो लाडली बहनें हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ किस तरह उनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह उनको उनका शोषण किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो इसके लिए हमको उठ खड़े होना होगा, एकजुट होना होगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी बातें हमारी बहन ने बताई है। उसके बाद नीता साने साहिबा ने जो हमारी बहन है, उन्होंने बताया इस ताल्लुक से सिविल सोसाइटी के राइट मिलने पर जो पाबंदी और आइन की खिलाफ वर्जी, इनका जो टॉपिक था, उस पर उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है, बहुत यानी स्पेसिफिक बातें की है। और जो समाज में हम देख रहे हैं आज कि किस तरह सिविल सोसाइटी के राइट के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनको राइट को पामाल किया जा रहा है, दबोचा जा रहा है, अलग अलग तरीकों से सताया जाना, परेशान किया जाना, हम ये देख रहे हैं। तो ये जो यानी एक इंसान का उसके जीने का, उसके रहने का, उसकी बेसिक नीड को हासिल करने का हक भी छीना जा रहा है। ये खुली कानून की खिलाफ वर्जी है। हमको कानून, यानी जिस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम इस मुल्क में रहते हैं, यानी अफसोस की बात यह है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी यानी पब्लिक ही नहीं जानती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या क्या राइट्स दिए हैं, क्या क्या अधिकार दिए हैं। तो और खास तौर से ये सिर्फ अल्पसंख्या को लेकर ही नहीं है कि ये जो मामला थे अल्पसंख्याओं के साथ हो रहे हैं, अकलियतों के साथ हो रहे हैं, नहीं, बल्कि ये SC ST OBC समाज के साथ भी ये चीजें हो रही है। हालांकि वो अल्पसंख्या नहीं है, बहुत बड़ी उनकी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या में है वो, लेकिन इनके ऊपर भी हम देखते हैं कि मजालिम होते हैं, ये मजालिम का शिकार है। जबकि संविधान ने हर इंसान को बराबरी का हक दिया है, हर नागरिक को हमारे मुल्क में जीने का, उसके पूरे राइट के साथ जीने का अधिकार है। हमारी बहन ने जो एक बात कही है पर्दे के ताल्लुक से कि यानी हम थोड़ा अपने आप को बदल ले, के चेहरे को अगर हो सकता है छुपाती है तो उससे प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको खुला कर दे। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि ये जो कुछ चीजें होती है इंसान की अपनी होती है, कि वो जिस तरह चाहे जिए। जैसे ट्रेंड चलता है कि मैं क्या है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह के ट्रेंड चलते। लेकिन कुछ चीजें होती है जो मजहब से रिलेट होती है। तो एक नागरिक जो भारत में रहता है, तो उसका मजहब उसको उसके मजहब को फॉलो करने का अधिकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इसके ऊपर किसी को कोई यानी उस पर टिप्पणी करने की या उस अधिकार को छीनने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। तो महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं
वो अपने अधिकार को पूरे हक के साथ, पूरे राइट के साथ इस्तेमाल कर सकती है। यानी महिला चाहे तो अपने चेहरे को छुपाए और चाहे तो अपने चेहरे को खुला रखे, ये उसका अधिकार है। यानी उसके चेहरे के खुला रखने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी मैं चाहती हूँ मेरा चेहरा छुपाऊं, तो इसमें यानी मेरे पति के अलावा किसी को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुस्लिम महिलाओं को यानी इस बात के लिए की शिक्षा दी है कि वो अपने चेहरे को छुपाओ। और यानी इस्लामी यानी कानून जो है कुरान में भी इसका जिक्र है। चेहरे के जो हिजाब के ताल्लुक से है, इसमें मतभेद है इस्लाम में। कुछ जो और ये जो है मतभेद, ये मुसलमान यानी इसको जो चाहते हैं स्कॉलर समझते हैं उसको, और जो चाहे उसका यानी जो जिसका फॉलोअर होता है, चेहरे के हिजाब का कोई फॉलोअर है कोई ग्रुप, और कोई चेहरे के खुला रखने का फॉलोअर है। तो हर फॉलो जो जिस चीज को फॉलो करता है तो उसको इस्लाम ने राइट दिया है, और उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी राइट दिया है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें तब्दीली या इसको चेंज करना या अपने आप को बदलना ये जरूरी नहीं है। पूरे अपने हक के साथ में यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं रह सकती है। तो बाकी की बातें हमारी बहन ने बहुत सही बताई, बहुत अच्छी बातें बताई है कि हमको एक आवाज होना होगा, और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लोगों के खिलाफ हमें उठ खड़े होना होगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं अपने ये जो मेन थीम है कि भारत में जो ताकत की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर क्या क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है जिसके ताल्लुक से बात नहीं आ सकी, सिविल सोसाइटीज पर जो पाबंदी है, महिलाओं पर है, माइनॉरिटीज पर है, पावर का गलत इस्तेमाल है। तो एक लंबी फहरिस्त है अगर हम देखें तो, कि यानी एक लंबी फहरिस्त है। और इसकी अगर देखा जाए तो ये हमारे घर से शुरू होता है कि एक घर में अगर जो कोई पावर रखता है तो उस घर में भी यानी वॉयलेशन है पावर का, यानी पावर का गलत इस्तेमाल है। यानी घर में औलाद के साथ में होती है, फर्क होता है, लड़का लड़की में फर्क होता है, बेटा बेटी में फर्क होता है। तो कमाने वाले में और नहीं कमाने वाले में, बेटी बिहा कर दिया जाए तो ज्यादा मालदार दामाद के साथ में दोहरा व्यवहार, और गरीब दामाद के साथ इसी तरह और भी यानी रिश्ते होते हैं जिसके साथ में पावर का गलत इस्तेमाल होता है। बहू है, सास है, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जहां पर मुमकिन है, और ये होता है। हम देखते हैं समाज में कि घर से शुरू होता है, पूरा मुल्क माशरा जो है घर से बनता है। तो यहाँ इस्तेमाल गलत होता है। उसके बाद हम देखें कि समाज में जो है तबकाती निजाम, कास्ट सिस्टम की वजह से SC SC ST OBC इन लोगों का यानी ये यहाँ पर वॉयलेशन होता है, पावर का गलत इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जहाँ पर रिश्वत है, करप्शन है, जातिवाद है। हमारी बहन नीता माधुरी शिंदे ताई ने जो बताया इस ताल्लुक से कि किस तरह लेडीज का, महिलाओं का इस्तेहसाल और शोषण किया जाता है। फिर कंपनियां हैं, देखिए कि वहां कंपनियों में महिलाओं का इस्तेहसाल होता है, नाइट शिफ्ट दी जाती है, डबल ड्यूटी किसी को दी जाती है। तो सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, यहाँ पर पुरुषों का भी इस्तेहसाल होता है। फिर NGOs है, ऑर्गेनाइजेशंस है, पॉलिटिकल पार्टियां है। तो इसमें मुख्तलिफ चीजें होती है। ये तीनों को मिलाकर अगर हम देखें तो धड़ेबाजी है, गुरोहबंदी है, जीतना ही मकसद है, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करना है, और यानी अपने आदमी को प्रमोट करना है। तो इन चीजों में यानी ये जो है NGOs है और ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टियां सब ऐसी नहीं होती है, और सब पार्टियों में ऐसे लोग नहीं होते। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं खराबियां हर जगह ये हमको देखने को मिलती है, सामने आती है। अब देखिए ये हमारी यानी इसके ऊपर बहुत यानी बात की जाए अगर इस ताल्लुक से, तो बहुत कुछ रिकॉर्ड और बहुत सारी चीजें और बहुत सी इसके एग्जाम्पल हमारे सामने आ सकते हैं और हम जानते हैं।
और इसके लिए तो हमारे इन्हें हाथों की उंगलियों के क्लिक के ऊपर हमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं इसी आखिर में इन्हें हल की तरफ बात करूंगी, जो बहुत ही फेमस स्कॉलर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबे मदरास में जो एक 4 चीजें हमको सिखाई है कि ऐसे ऐसे समाज में हमको क्या करना चाहिए कि जब समाज इस तरफ चल पड़े जहां पर पावर का इस्तेमाल, हर कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और जुल्म है और लोग यानी बेइंसाफी है, तो ऐसे में हमको क्या करना है। तो उन्होंने 4 चीजें बताई है। वो है, उसमें सबसे पहले एक तो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इज्तिमाइयत कहेंगे। दूसरे है सेवा, यानी सोशल सर्विसेज, जो खिदमत। और तीसरे है समाज सुधार, यानी सोशल रिफॉर्म हमको करना होगा, यानी इस्लाह का काम जिसे हम उर्दू में कहते हैं। और चौथे है संवाद, यानी कम्युनिकेशन, डायलॉग। तो ये डायलॉग जो है ये हमको करना होगी। तो थोड़ा थोड़ा मैं इनके ऊपर बताती चलूं कि एक हल के तौर पर कि ये सब चीजें हैं हम देख रहे हैं समाज में, और हम जो इसके बारे में जानता है तो वो अपना जो भी हिस्सा है अकेले अकेले लगा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है अपने सतह पर, लेकिन इसके बावजूद भी हमको अफसोस होता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, तब्दीली नहीं आ रही, चेंज नहीं आ रहा है। ये जो बिगाड़ है, ये जो अत्याचार है, ये जो शोषण है, अब्यूज है, ये जो पावर का मिसयूज हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको कुछ एक प्रोग्राम बनाना होगा, कुछ सोचना होगा और कुछ करना होगा उसके लिए। तो संगठन के लिए हम देखें कि हम जब अकेले अकेले, यानी जो पावर में रहने वाले लोग हैं वो चाहते ही यही है कि अकेले अकेले हो लोग, यानी एक साथ ना हो। अगर एक साथ हो गए तो मजबूत हो जाएंगे, मिलकर सामने आएंगे हर समाज में। तो इसीलिए हर समाज में संगठन की जरूरत होती है। और संगठन जब एक जगह होता है किसी मुद्दे पर तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और जब एक पावरफुल टीम सामने आती है तो उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, उसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं हो सकता है, उसका उसका के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता है। और हमको यानी इस जुल्म के खिलाफ, इस बेइंसाफी के, पावर के गलत इस्तेमाल के खिलाफ, यानी हम क्या कर सकते हैं संगठित। तो पहले तो एक यानी हर समाज के जो लोग हैं, जो इस तरह के सोचने समझने वाले, जो जो चेंज चाहते हैं, सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो एकजुट हो जाए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सामने आए। और फिर उसके बाद में हम सब मिलकर, यानी किसी भी मुद्दे पर अगर प्रोटेस्ट करना हो, जैसे अब समझो ठीक है संगठित हो गए, अब हमको क्या करना है, कोई भी मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो, हम सब आ जाए, हम सब जमा हो जाए, बगैर किसी जात जात पात के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई किए हुए। जो भी मुद्दा है वो समाज से ताल्लुक रखता है, वो महिला का मुद्दा है तो हम सिर्फ महिला के एंगल से देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि मुस्लिम महिला है और एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है, सिख है, ये नहीं देखेंगे। वो महिला है तो बस हमको उस महिला के लिए एक आवाज हो जाना है। तो हमको यानी सिर्फ धरने देकर और प्रोटेस्ट करके ये करने से काम नहीं चलेगा। हमको यानी जब संगठित हो गए तो हमका हमारा प्रोग्राम होगा, हम यानी, और इसी के साथ यानी एक संगठन के साथ में हम लोगों के जो दूसरी चीज की तरफ आते हैं, यानी सेवा जो है, सेवा सोशल सर्विस जो है, तो वो करनी होगी। और उसके लिए यानी हमको यानी हॉस्पिटल है, दवाखाने है, एजुकेशन स्कॉलरशिप है, रोजगार है, तो ये चीजें हमको पूरे बड़े पैमाने पर समाज में देने की जरूरत होगी, ताकि लोग यानी जो इंसान अपने एजुकेशन को लेकर, अपने रोजगार को लेकर, अपने बीमारी को लेकर जूझ रहा है, तो वो समाज के किसी परेशानी में या किसी के ऊपर कोई हुए अत्याचार के लिए वो आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि वो खुद अपनी परेशानी में जूझ रहा है। तो हमको इस तरह के अपने समाज से जुड़े हुए लोगों के उनके खिदमत के लिए, उनकी सोशल सर्विस के लिए, उनकी खिदमत के लिए उठ खड़े होना होगा संगठित होकर। फिर उसके बाद में ये जो सेवा है, तो ये सेवा सिर्फ यानी, और यानी हम जबानी करते हैं, जो बोलते हैं, बोलकर होती है, लिख कर हो सकती है, तकरीर कर देते हैं,
तो ये तो है, जरूरी है, लेकिन इसके साथ में हमको यानी बीमार है तो उसके भी लिए देखना होगा, रोजगार के लिए, कुंवारे जोड़े हैं तो लोगों को के कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम होते हैं और कुछ सोशल प्रॉब्लम होते हैं। गली मोहल्ले साफ पानी नहीं है, 10-10 दिन पानी महल्लों में नहीं आता है, कचरों के ढेर पड़े होते हैं, महिलाओं के लिए कई कुछ सुविधाएं होती है लेकिन नहीं जानती है, तो हम उनको बता सकते हैं, उसकी जानकारी हम दे सकते हैं। यहाँ तक कि कम से कम जो अकेले यानी बूढ़े बुजुर्ग है, जहाँ परेशान हाले छोड़ दिया है उनको, उनकी औलादों ने, बात करने के लिए कोई नहीं है, हम उनसे बात करके कम से कम यानी वो एक उनकी सेवा हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह यानी हमको सिर्फ यानी जबानी और लिख और बोलने के साथ साथ एक बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से भी लोगों के काम आना होगा। तीसरी जो चीज बताई मौलाना ने वो है समाज सुधार, यानी तो ये जो समाज सुधार यानी सोशल रिफॉर्म के लिए, इस्लाह के लिए, कि यानी हम जो है अपने लिए, क्या होता है इंसान का कि हम अपने लिए एक अलग क्राइटेरिया तय करते हैं और दूसरों के लिए अलग। तो हम कम्युनल रहेंगे यानी, लेकिन चाहते हैं कि लोग सेक्युलर रहे, ये नहीं होगा, हमको खुद भी सेकुलर रहना होगा, हम और लोग भी सेकुलर रहेंगे। रवादारी दोनों तरफ से होना चाहिए, यानी हम जिस तरह से रविश कुमार और कन्हैया कुमार SC ST OBC के साथ, तो मुसलमानों के जो प्रॉब्लम है उनको भी हाईलाइट करते हैं, उसको भी बताते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो उसी तरह मुसलमानों को भी इन लोगों के जो मुस्लिम समाज के बाहर के लोग हैं उनके मसाइल को डिस्कस करना होगा, उनके लिए खड़े होना होगा, उनके लिए आवाज उठानी होगी। उठाते हैं लोग, लेकिन हमको बड़े पैमाने पर इसके लिए आगे आने की जरूरत है कि हम किसी भी समाज के लोग हो, लेकिन हम मसाइल पर को लेकर बात करेंगे, प्रॉब्लम पर बात करेंगे। हम ये जातिवाद के ऊपर और ये कम्युनल जो लोग हैं, कम्युनल जहनियत के जो लोग हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हम भी कम्युनल नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम सेकुलर रहकर अपने समाज के लोगों के की सेवा करेंगे, उनमें सुधार लाएंगे। और क्या होता है, देखिए एक चीज ये होती है कि हम एक जगह हो जाते हैं, हम सेकुलर जहनियत के लोग एक जगह हो जाते हैं और चाहते हैं कि समाज में सुधार है, लेकिन गलती से क्या होता है कि हम एक दूसरे की आइडियोलॉजी को नहीं समझते हैं, बहुत सी चीजों को नहीं समझते हैं। तो हम क्या कर तो ये नहीं, हम क्या समझते हैं कि अब यहाँ पर ये समझ ले आप कि सेकुलर से मुराद ये ने रवादारी, यानी लादीनियत नहीं है, बल्कि रवादारी, एक दूसरे की यानी मसाइल को समझना। तो यहाँ पर यानी कोई मुस्लिम अगर डॉक्टर है या कोई IT प्रोफेशन से जुड़ी है, किसी खास मैदान में तरक्की की है, तो उसकी तस्वीर अगर आती है तो उसकी तस्वीर पर कमेंट करते हैं, उसके बुरखे पर, उसके हिजाब पर, जबकि उसकी जो उसने मेहनत की है, जो कामयाबी हासिल की है, उसके ऊपर बात होना चाहिए। तो ये जो कमेंट देखते हैं सोशल मीडिया पर मुसलमान, तो घबरा जाते हैं और वो समझते हैं कि ये तो बात सेकुलर होने की करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर इनका कम्युनल होना देख लेते हैं और फिर ये घबरा जाते हैं और ये भी फिर अपने आप में सिमट जाते हैं। इनसिक्योरिटी फैक्टर जो है उनको कम्युनल कर देता है और इस तरह से फिर कम्युनल यानी मुसलमानों में भी कम्युनल ग्रुप तैयार हो रहे हैं, दीगर समाज में भी, जो हर समाज अपने अपने समाज को लेकर उठ खड़े हो रहे हैं। तो सारे यानी, और इसी तरह दूसरी तरफ मुसलमान भी सारे हिंदुओं को एक साथ मिला देते हैं, जबकि हिंदुओं की अलग अलग जातें हैं, अलग अलग कास्ट है। तो ये चीज यानी उनको उनको गुस्सा दिलाने वाली होती है। तो हमको एक दूसरे की इस्लाह की जरूरत है, समाज सुधार की जरूरत है। आखिरी चीज जो है वो संवाद है, डायलॉग सबसे मस्ट है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। नीता ताई ने भी इस बारे में कहा कि हमको एक यानी पावर का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, समाज को सुधारना है, इसके लिए डायलॉग की, संवाद की जरूरत है। संवाद करेंगे हम, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को समझेंगे, तो फिर ये पावर का गलत इस्तेमाल होना हम रोक सकेंगे। खिलाफ वर्जी ये जो हो रही है समाज में, खिलाफ वर्जी जो हो रही है,
पावर की, उसके खिलाफ हमको एकजुट होने की जरूरत है। आखिर में एक यानी ये कहूंगी कि हमको एक साथ उठ खड़े होना है, एक दूसरे के लिए आगे आना है। इस शेर पर अपनी बात खत्म करूंगी कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस प्रोग्राम के जरिए से सबको एक जगह जमा करे और इसका सही फायदा हमारी पूरे समाज को पहुंचे और एक अच्छा यानी एक सिस्टम को सुधारने का हम जरिया बने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने अपनी बात रखी और बहुत ही अहम बातें हमारे सामने आई। अब प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए मैं मोहतरमा साजिदा परवीन साहिबा जो नाज़िमा है, सेक्रेटरी है लेडीज़ विंग की साउथ वेस्ट महाराष्ट्र की, उनको मदऊ करती हूँ, उनको आवाज़ देती हूँ कि वो आएँ और वोट ऑफ थैंक्स के साथ ही जो है वो इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित वक्तागण, प्रिय बहनों, आदाब, सलाम। आज की इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी विभिन्न सत्रों पर सत्ता का दुरुपयोग, जो हमारा सिंपोजियम था, वायलेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स, इसके इख्तिताम के मौके पर मैं आप सबका हद से धन्यवाद अदा करती हूँ। और सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस उद्देश्यपूर्ण प्रोग्राम के आयोजन के अवसर अता फरमाया। मैं मोहतरमा मुमताज नज़ीर साहिबा का खुसूसी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने पूरे गरिमा और सुव्यवस्था और हुस्ने निजामत यानी कुशल संचालन के साथ इस प्रोग्राम को कामयाबी सफलता से हमकिनार किया। हमने सूरह निसा आयत 135 की अर्थपूर्ण तिलावत और तर्जुमा पर भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमें वहाँ न्याय, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा की मूल तालीम की याद दहानी कराई गई, जो आज के मौजू से गहरी मुनासिबत रखती है। मैं तमाम सम्मानीय वक्ता और की आभारी हूँ, मोहतरमा फिराशा शेख साहिबा, मोहतरमा माधुरी शिंदे साहिबा, डॉक्टर नीता सानी साहिबा और मोहतरमा बुशरा नाहिद साहिबा। आप सब ने अपने अपने टॉपिक पर निहायत गंभीर और तर्क संगत चिंता परक यानी फिक्र अंगेज गुफ्तगू के जरिए हमें सोचने का नया दृष्टिकोण दिया और समाज में हमारी जिम्मेदारियां का एहसास दिलाया। इसके साथ ही मैं तमाम प्रतिभागी यानी प्रोग्राम में जो शरीक हमारी सभी बहनें हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और आयोजक का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि सभी समय पर आपने सहयोग के साथ ये प्रोग्राम को मुमकिन हो पाया, आपके सहयोग से। और आखिर में हम प्रार्थना करते हैं कि आज की ये गुफ्तगू केवल सीमित ना रहे, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय, हमारे व्यवहारिक जीवन में अदल व इंसाफ का स्थापन का जरिया बने। एक बार फिर मैं आप सबकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी के साथ प्रोग्राम के समाप्त होने का घोषण किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।